आपका कैमरा थोड़ा सा दूर है आपसे। वी आर कैमरा लाइव। थोड़ा सा दूर है आप। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाते हैं आपके लिए बहुत सारे मालूमात, इंफॉर्मेटिव सेशंस, और उनमें से एक आज एक दफ़ा फिर हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ आए हैं। और हमेशा की तरह मैं सबसे पहले अपनी गेस्ट को वार्मली वेलकम करूंगी, डॉक्टर महमूद को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया इकरा, थैंक यू फॉर यू आल्सो फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह सर। सर सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कह लें कि आपकी सेल्फ इस्टीम से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी डेली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो आज आप मैं अपने ऑडियंस से कहती चलूँगी इससे रिलेटेड कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं आपको फ़ौरन उसका जवाब दूंगी। सबसे पहले सर मैं कहूँगी कि आप अपना ज़रा ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे ऑडियंस को। जी, मैं बेसिकली तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन साइकोलॉजी में और जो माशरती प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनमें दिलचस्पी रखता हूँ और ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। और उसके अलावा मुख्तलिफ फोरम्स पे आके अपना इज़हार ख्याल भी करता रहता हूँ। और अपने इल्मी सिटी पे भी कई दफ़ा आ चुका हूँ मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर, मेडिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। ये मेरी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं। जी सर, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैं एक दफ़ा फिर अपने ऑडियंस को कह दूं कि आज का जो टॉपिक है वो डिपेंडेंसी पे है, दूसरों पर इन्हिसारी पर है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। काइंडली जो भी क्वेश्चन करें, टॉपिक रिलेटेड हो हमारे टॉपिक के, तो फिर हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये जो खुद इन्हिसारी है, डिपेंडेंसी है, ये इसको आप किस तरह इसको डिफाइन करते हैं? जी, अब हम देखेंगे, एक तो डिपेंडेंसी है और एक को डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी क्या है कि खुद इन्हिसारी, अपने ऊपर इन्हिसार करना, भरोसा करना, अपने पाँव पे खड़े होना। तो एक बहुत बड़े ट्रेनर हुए हैं स्टीफन कवी, और उनकी किताब है बड़ी मशहूर, और उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। तो उसके अंदर उन्होंने जो 7 हैबिट्स बताई हैं, तो उनमें ये जिक्र किया उन्होंने कि एक तो होता है बंदा डिपेंडेंट होता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट होता है, और एक होता है इंटरडिपेंडेंट। तो जो बंदा दूसरों पे डिपेंडेंट है वो भी सही नहीं है, जो बेचारा डिपेंडेंट है ही नहीं वो भी सही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे पर इन्हिसार करें, एक दूसरे से काम लें। इसको उन्होंने नाम दिया सिनर्जाइज, यानी एक बंदे की एनर्जी कम होती है, ज़्यादा मिलके कोई काम करें तो वो सिनर्जी बनती है। ठीक है, तो वो कहते हैं मिलजुल के एक टीम की सूरत में काम करें। ये तो है इंटरडिपेंडेंस। लेकिन आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो को डिपेंडेंसी, वो जो को डिपेंडेंसी है वो एक किस्म की बीमारी है, बल्कि माशरती बीमारी है। जिस्मानी बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो उस तरीके पर आप चलते सर रहें तो हो जिस्मानी सकता है बीमारी नहीं है, हम इसको दिमागी बीमारी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं एक ज़हनी, और जो कि बाद में अगर लंबी हो जाए तो उसके जिस्म पे भी असरात हो सकते हैं। तो ये एक इस तरह की इल्लत है जिसे आप कह सकते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। और इसको ये ऐसे है कि मसलन शुरू ऐसे हुई थी कि जो होते हैं नशे वाले मरीज, और एक होता है उनका ख्याल रखने वाला यानी घर वाले। तो जो नशे वाला मरीज है उसको तो अपने नशे से गर्ज होती है, उसका नशा होता है, और जो घर वाले हैं उनको अपने मरीज का नशा होता है। और हर वक्त ये फिक्र खाए रहती है कि वो कहाँ होगा, इस वक्त किस हाल में होगा। इवन अगर वो सेंटर में दाखिल भी है इलाज के लिए, तब भी बार बार फोन करते हैं कि जी उसने खाना खाया या नहीं, या उसे सही तरह नींद आ गई थी या नहीं, वो परेशान तो नहीं है। तो इसको कहते हैं को डिपेंडेंसी, यानी वो सर तो वो। हमारा जी जी। सर हमारा आज के टॉपिक है कि हम लोग दूसरों पर इन्हिसार कैसे करते हैं। तो हाँ इसमें हाँ। मैं कुछ क्लियर करना चाह रही थी कि जो अभी आप एग्जांपल दे रहे हैं, ये हम हम्म। डिपेंड, ये तो फैक्टर्स आप बता रहे हैं ना, मतलब एक प्रॉपर ये है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि जो ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं उनके घर वाले फिर बार बार उन्हें तंग करते हैं। तो जी। इसमें कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, जरा प्लीज वो क्लियर हाँ कर दें। हाँ। हाँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ।
एक बंदा है वो तो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, जैसे एक बच्चा है, अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है लेकिन अपने हाथ से उठ के पानी का गिलास भी नहीं पीता और सारे जिम्मेदारियां आप पे हैं, वो तो है डिपेंडेंट। ठीक है। और आप जो है उसका ख्याल रख रही हैं हर वक्त, और हर हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं, ज़रूरत से बढ़ के ख्याल रख रही हैं, अपनी हद से बढ़ के ख्याल रख रही हैं, उसमें अपने आप को भुला दिया है, वो को डिपेंडेंट है। तो सही। वो कोडिपेंडेंट उसको कहते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि दूसरों पर इंतजार ना करें, मतलब ये है कि डिपेंडेंट भी ना हो कि बिल्कुल ही आप सारे काम दूसरों पे छोड़ दें, और को डिपेंडेंट भी ना हो कि आप दूसरों के सारे काम खुद कर रहे हैं और अपने आप को भुला दिया है, और आप सफ़र कर रहे हैं, आप मुतासर हो रहे हैं। तो आप को डिपेंडेंट हैं, और जो आपके ऊपर इंतजार कर रहा है वो डिपेंडेंट है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीजें ही बहुत डेंजरस हैं ह्यूमन पर्सन के लिए, एक लेमैन के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो को डिपेंडेंट पर्सन है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, वो इसलिए कि जो को डिपेंडेंट है ना, अब ऐसे है कि जैसे बच्चे वो तो डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अगर आप उनको कोई मार्जिन ही नहीं देंगे, उनको मौका ही नहीं देंगे, आप कहते हैं कि बच्चा अगर चलता है, अगर वो चलते चलते गिरता भी है तो हम उसे फिर मना नहीं करते कि ना चले, वो गिर गिर कर सीखता है ना, तो वो तो डिपेंडेंट है। अब को डिपेंडेंट को चाहिए कि अगले बंदे को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, उसको कुछ करने दें, उसे हाथ पांव हिलाने दें। अब आपने सुना होगा कि बहुत से खवातीन हैं, मैं जानता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे माँ बाप बीमार थे, भाई बहनों की सबकी शादी हो गई, तो मैंने अपने आप को वालिदैन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। तो मैंने अपनी शादी भी इसलिए नहीं कि मैं माँ बाप की खिदमत करूँ। तो इसका मतलब ये को डिपेंडेंट है खातून, इन्होंने अपनी हद से बढ़कर उनकी खिदमत की, और इसके और भी हल मौजूद थे। अब कहते हैं नहीं जी भाभियां ख्याल नहीं रखती माँ बाप का जितना मैं ख्याल रखती हूँ। तो ये आपने सोच की बात है ना। तो ये अब इस ऐसा हो तो फिर तो वो दुनिया चल ही ना सके। सर अब आप मेरी अपना बात ख्याल सुनिए, रखना है, जैसे अभी अपना। आपने बात की ये बात कि जो अक्सर सोच होती है कि जी मेरी जो भाभियां हैं मतलब कि वो ख्याल नहीं रखती मेरी मदर का उतना जितना कि मैं खुद रख सकती हूँ। अगर हम ये देखें तो सर ये तो थोड़ा कॉन्शियसनेस में भी आ जाता है, एक फैक्टर ये है। दूसरा ये भी कह सकते हैं अगर हम इसका साइड इफेक्ट देखेंगे, जो सेल्फ स्टीम लेवल है वो कुछ ज्यादा ही उसका हाई है, जिसकी वजह से वो किसी और को इस ये एबिलिटी नहीं दे सकती या इस कैपेबल नहीं समझती कि कोई और उसकी जगह ये काम कर सकता है। तो इन दोनों में क्या इस रीजन हो सकती है इसकी? हाँ, इस हद तक आप सही कह रही हैं कि वो बंदा काबिल तारीफ है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन हर जगह अपने आप को कुर्बानी का बकरा बना देना भी एक अक्लमंदी नहीं है। आप वेस्ट में जाके देखें, वहाँ बड़े बूढ़े भी अपना खाना खुद तैयार कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ ये देखिए, अच्छा ये ख्वातीन जो है ना, मैं ये भी पॉइंट ऐड कर दूँ माजरत के साथ, कि को डिपेंडेंस की बीमारी ख्वातीन में ज़्यादा होती है, और ये बीमारी लगाने वाले बच्चे होते हैं कि हर बात में जो उनके सहारा ले रहे हैं, मुझे हर वक्त गोद में उठाए रहें, हर वक्त मुझे मेरा ख्याल रखें। तो अब बहुत सी माएँ, उनके 3-4 बच्चे हो जाते हैं तो अपना ख्याल छोड़ देती हैं, ना वो कपड़े साफ पहनेंगी, ना वो मेकअप करेंगी। जाके देखें तो पता चलेगा उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया है। तो यही उनकी एक किस्म की बीमारी है। आप वेस्ट में जाके देखें, वो हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है, अगर बूढ़ा भी है तो अपना खाना पकाने का सिलसिला खुद करता है। अब हमारे यहाँ ये है कि जब खातून को जब ये बीमारी लग जाती है ना, आप देखें उसके नतायज क्या होते हैं, कि अब घर में हमारे यहाँ एक तो ये है कि बहुत बड़ा फैमिली सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब एक बंदा जो है वो सबका खाना पका रहा है। अब फर्ज करें बड़ी भाभी है, कहते हैं जी ये खाना अच्छा पकाती है, अब सुबह दोपहर शाम बस अब वो हर वक्त किचन में ही है, वो खाना पकाए जा रही है, एक ही बंदे की जिम्मेदारी है। वो बेचारी को डिपेंडेंट है, अगर वो ना करेगी तो तब भी मुसीबत। तो इस तरह से ये है कि ये अक्सर ख्वातीन का है। तो इसमें ये है कि आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है इसके हल के लिए, आपको नो कहना आना चाहिए, और आप अगर इसका हम हल थोड़ा निकाल। सा घरेलू बातों से हटके, थोड़ा सा घरेलू बातों से हटके, मतलब ये आपके जो फैक्टर्स बताए मैं 100% एग्री करती हूँ कि वाकई में ये अगर हमारी जो हाउस लाइफ है, ये जो हमारी पर्सनल लाइफ है, ये बिल्कुल इस चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। ये सारे फैक्टर्स जो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, वो एक अलग है। सर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जैसे आपने एक फैक्टर बताया कि बच्चे जो हैं वो मदर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं सबसे बड़ा। सर उसके बाद
اب جیسے اب کسی کلاس میں کام ہو رہا ہے تو وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پراپر گائیڈ کیا جائے، یا مطلب ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی اور کے اوپر کہ وہ ہمیں کام کر کے دے دے اور ہم یہ کر لیں. تو اس فیکٹرز کو ینگسٹر سے آپ کس طرح میچ اپ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اب فیملی سے باہر آتے ہیں اور لیکن اس کی بنیاد تو وہیں پڑتی ہے نا، وہ میں نے مثال دی تھی. تو وہی بچے جن کو گھر میں بہت زیادہ کو ڈیپینڈنسی ملتی ہے اور جو والدین پہ گھر والے ڈیپینڈ رہتے ہیں، پانی بھی خود اٹھ کے نہیں پی سکتے، تو وہ کلاس میں بھی ان کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے. کلاس میں کیا ہے کہ جو خود نوٹس نہیں بنائیں گے تو ساتھی سے کہہ دیں گے یار آپ نے جو نوٹس بنائے مجھے دے دینا، ٹھیک ہے. یا وہ ٹیچر سے کہہ دیں گے جی مجھے آپ اپنی سلائڈ دے دیں، خود کچھ نہیں کرنا. دوسروں سے کہیں گے یار میری یہ نوٹ بک تیار کر دو، یا میرا یہ اسائنمنٹ ہے یہ تیار کروا دو. تو یہ ان کو عادت ہو جاتی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے. اور جو کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ بیچارے کہتے ہیں اچھا چلو جی کر دیتا ہوں، یا اگر میں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کا پھر حل ہے نا کہ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے، آپ کو assertiveness آنی چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں آپ اصل میں اس کو اپنی طرف سے تو فائدہ کر رہے ہیں، اس کو اسائنمنٹ بنا کے دے رہے ہیں، لیکن وہ خود نہیں پڑھے گا یا خود نہیں تعلیم محنت نہیں کرے گی تو اس کا نقصان ہے نا. اپنی طرف سے تو آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ڈیپینڈنسی فیکٹر ہم لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ان کی بیسک کیا چیز ہے کہ جہاں سے ہم لوگ یہ لرن کر لیتے ہیں کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا یا بالکل ڈیپینڈنٹ ہونا؟ پہلا جو کہہ لیں کہ ہمارا جو فرسٹ اسکول ہے وہ تو ہمارا گھر ہوتا ہے. تو یہ کیا صحیح. دونوں چیزیں ہم امپلیمنٹ جو اس کے ہو رہے ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف پہ، تو یہ وہیں سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہیں سے لرن کرتے ہیں یہ چیزیں؟ ہاں، آغاز تو وہیں سے ہوتا ہے. تو اصل میں یہ چیز ہے رسپانسبلٹی کی. ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے. ہر گھر کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کوئی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہ آج کل کے جو ڈیموکریٹک گھر ہیں یا ڈیموکریٹک پیرنٹس ہیں ان کے ہاں تو ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ جی صبح کا کھانا چلو ایک پکا لے گا، دوپہر کا دوسرا، شام کا تیسرا. یہاں یہ ہے کہ جو ایک بندہ پھنس گیا بس وہی پھنسا رہتا ہے اور وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہماری جو روایات ہیں، خاندانی روایات، معاشرتی روایات. اب گھروں میں کہتے ہیں اچھا جی مرد کے لیے روٹی پکانا اچھا نہیں ہے، معیوب ہے، لیکن باہر جا کے دیکھیں تو تندور پہ وہ مرد ہی روٹی پکا رہا ہوتا ہے. باہر وہ معیوب نہیں ہے، گھر میں آگے معیوب ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر میں اب خواتین کی ذمہ داری ہے جی کپڑے استری کریں. اب وہ ڈرائی کلین کے پاس جاتی ہیں تو کپڑے استری کر رہا ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے عام طور پہ. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں جو تیبوز ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم نے جو معاشرتی رکاوٹیں لگا رکھی ہیں، جو قدغنیں لگا رکھی ہیں، ان سے نکل کے سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک بندہ ہے، سارا بوجھ اس پہ مت ڈالیں، آپس میں تقسیم کار کریں، کاموں کو بانٹیں. اور یہ ہے کہ جو کلچرل فیکٹرز تو ہیں ہماری سوسائٹی کے، پاکستان کے، یہ کلچرل فیکٹرز بھی ہیں جس سے یہ کہہ لیں کہ ہماری جو سوچ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ بھی کور اپ کریں تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں یہ فیکٹرز جو ہیں آپ کی لائف پہ امپیکٹ کرتے ہی کرتے ہیں. ہاں، بہرحال کوشش تو اس کی جاری رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور کسی حد تک چلو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت ہوتی ہے کسی حد تک نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ، لیکن جو کو ڈیپینڈنٹ بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں جی چلو میری خیر ہے، میری خیر ہے، اب میں چلو دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے. اچھا چلو کرنی تو چاہیے، لیکن یہ تو دو طرفہ ٹریفک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیشن شپ کو میں نے لے کے چلنا ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں میں نے لینی ہے. وہ اگلا بندہ اس کا کوئی اجر دے یا نہ دے، اگلا بندہ اس کو فیل کرے یا نہ کرے، اگلا بندہ شکریہ ادا کرے نہ کرے، بس آپ جو ہے نا کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں چلنی چاہیے. یہ ایک باقاعدہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے سائیکولوجی میں کہ یہ کو ڈیپینڈنسی ایک بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اس کو دور کرنے کے طریقے ہیں، اس کو کی ٹریننگز ہیں. آپ کو نو کہنا آنا چاہیے، آپ کو assertive ہونا چاہیے، اور آپ کو بتانا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے اس حد تک میں کروں، اس حد تک آپ کریں. اور اور پھر ایک ہم دوسرے اس چیز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ فیکٹرز پڑھ رہے ہیں یا آج اپنے آڈینس کو بتا رہے ہیں، یہ فیکٹرز جو ہیں، یہ ان کی جو ریزنز ہیں وہ ہماری نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے ڈیپینڈنسی کی، اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا، یہ سب ہماری ہیومن نیچر ہے. اور ہم لوگ یہ جو چیزیں ہیں لرن کرتے ہیں اپنے گھر سے، اپنے بڑوں سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے. یہ سب فیکٹرز ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں اس چیز میں.
ह्यूमन नेचर इस हद तक है कि अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो जैसे, तो उस वक्त तक तो ये सिस्टम चल नहीं सकता, टीम वर्क होता है। लेकिन आप देखें कि अगर एक बच्चा है वो चाहता है कि मुझे हर वक्त गोद में लिए रखें, अगर आप उसे चलना नहीं सिखाएंगे, मौका नहीं देंगे चलने का, तो ये तो एक खराबी पैदा हो जाएगी ना। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, एक दूसरे से ये निज़ाम ऐसा बनाया गया है, एक दूसरे के सहारे चलते हैं, लेकिन कितना सहारा किस हद तक होना चाहिए। और उस सहारे में ये भी देखना है कि एक बंदे का इतना इस्तेसाल हो रहा है, वो बेचारा सफ़र कर रहा है, दूसरों को इसकी परवाह नहीं है, या दूसरों की खातिर एक कुर्बानी दे रहा है। तो इसमें यह है कि मिलजुल के चलना चाहिए, ड्यूटीज बांट के चलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखें और ये देखें कि इस सारी गेम में किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी जो आपने एक मिसाल दी, मैं भी इसी को कंटिन्यू करूंगी कि हम लोग ये देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे, और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने बच्चों पे। तो वहाँ पे मैं भी एक मैसेज अपने ऑडियंस को ये कन्वे करना चाहूँगी कि उस स्टेप में बच्चों को जो होता है वो बताना चाहिए अपने माँ बाप को, और किसी किसी जगह पे जहाँ पे माँ बच्चे जो है वो बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं पेरेंट्स पे, वहाँ पे पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मेरा जो स्टेप था, मेरा जो वर्क था आपके साथ इस स्टेप तक है, नेक्स्ट आपने खुद चलना है। इस तरह इस चीज को एक टाइम टेबल बताएं, एक शेड्यूल बनाएं, बच्चों को बेनिफिट्स बताएं, उसके कह लें कि नुकसान बताएं, फायदे बताएं, हर चीज बताएं, और डेली बेसिस पे उनको इस चीज के ऊपर एक्सरसाइज करवाई जाए। आई थिंक सो डिपेंडेंसी फैक्टर जो है वो बहुत डे बाय डे कम हो जाता है, क्योंकि जब आपको एक चीज का जो नॉलेज है वो तालीम दी जा रही है रोजाना की बेस पे, तो हम ये नहीं कहते कि एक दिन में आपका बच्चा हर चीज सीख जाता है, लेकिन डे बाय डे डेली के हाफ एंड आवर से या 15 मिनट्स भी आप पर्सनली अपने बच्चे को देते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ में वो बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि वो डेली की एक लफ्ज सीख लेता है, एक लाइन सीख लेता है, देन आगे से आगे वो प्रोसीड करता है, वो बहुत अच्छा कुछ सीख लेता है, और ये चीजें जो हैं वो उसकी लाइफ में कम होने लग जाती हैं। सर अगर हम इसके कुछ जाएं कि हम इन एक सिम्टम्स तो मैंने बताया कि पेरेंट्स को और बच्चों को कुछ इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए, एक कुछ आप भी बताएं इस तरह के रीजंस बताएं, कोई हमें बताएं वजूहात को कम किस तरह किया जा सकता है, हम इनका ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। हाँ, वजूहात की तरफ थोड़ा सा इशारा तो मैंने पहले किया था कि आपको नो कहना आना चाहिए, आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना, इसलिए कहते हैं ना सबसे पहले अपना आप होता है, फिर आप दूसरों को देखें। इसको कहते हैं केयर ऑफ द केयर टेकर। केयर ऑफ द केयर टेकर ये है कि अगर आप अपने ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों का भी सही तरह ख्याल नहीं रख सकेंगे, और उसके लॉन्ग रन जो नतायज हैं उनको रोकने के लिए आप किसी हद तक चलेंगे। अब थोड़ा सा मैं, आपने तालीमी इदारों का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा जो ऑफिस एनवायरनमेंट का भी जिक्र कर दूं कि ऑफिस में आप चले जाएं, जो बिजनेसेस में चले जाएं, वहाँ भी बाज़ बात ऐसा हो रहा होता है कि एक बंदा सारे काम किए जा रहा है। अच्छा, ये जो टाइम मैनेज की ट्रेनिंग है उसमें बताया जाता है कि आप सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता, और एक बंदा इसलिए करता है, वो कहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो दूसरे काम खराब कर देंगे, मुझे सही करना आता है, उसको सही करना नहीं आता। तो अगर आप हमेशा यही सोचेंगे दूसरा तो सीख ही नहीं सकेगा, तो उसमें तो बेशक कहीं छोटा मोटा नुकसान होता भी हो तो आप दूसरे को सीखने का मौका देते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट भी बताते हैं कि आप सारी जिम्मेदारियां बॉस को चाहिए कि ड्यूटीज को डेलीगेट करे, यानी लोगों में तकसीम करे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। और अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे तो उसका उलट नतीजा भी हो सकता है। अगर हो सकता है कि आपका जो सुबार्डिनेट है, आपके नीचे जो काम करने वाला है, अगर सारे काम आप ही किए जा रहे हैं तो एक दिन आगे होगा सर मेरा भी ये काम कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ये उल्टी गंगा बहने शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये मैनेजमेंट में भी ये असूल इस्तेमाल होता है, फैमिली लाइफ में भी ये इस्तेमाल होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, माशरे में भी इस्तेमाल होता है कि आपको असर्टिवनेस आनी चाहिए, अपने आप को मनवाना है आपने, जहाँ नो कहना हो वो नो कहें, जहाँ यस कहना हो वहाँ यस कहें। ये नहीं कि बाद में आप कुड़ते रहें, सारी ज़िंदगी कुड़ते रहें कि ओ जी मेरे साथ जाते होगी, मैंने कुर्बानी दे दी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो भैया आप क्योंकि दूसरे लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप सफ़र कर रहे हैं, दूसरे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो उसमें ये देखें कि आपको हमेशा देखना है कि एक तरफ़ा ट्रैवल चलने की बजाय आपको जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं, उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। और कुछ लो और दो वाला बैलेंस यही होता है कि दोनों तरफ से एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया। सर इसी से एक क्वेश्चन मेरा और है कि जो आपने बताया है कि फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, आपको यस और नो कहना आना चाहिए, तो
ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हम किस तरह लें? अच्छा, इसमें अब बाद लोग जो है ना इस पे सोचते हैं कि क्या करें। अगर आपका कोई चाहने वाला है ना, तो अगर आपकी कोई माजरत करेंगे तो वो माइंड नहीं करेगा। अ, यही कहते हैं कि जी आप लोग बुला रहे हो, अच्छा जी हमारे यहाँ सालगिरह है, आपने आना है, मंगनी है वहाँ आना है, मेहंदी है वहाँ आना है, या कुछ जलसा हो रहा है वहाँ आना है, या फला मुशायरा है आपने आना है। लेकिन आपको जितना भी जरूरी काम हो, आपको बुला लिया किसी बंदे ने, तो आप जाना पड़ता है आपको। तो यहाँ जाना ज़रूरी नहीं होता। वहाँ माज़रत कर सकते हैं कि जी मैं आना चाह रहा था, लेकिन मुझे फला काम है, या उसको प्रायोरिटी है, मुझे पहले उसे देखना है, या मुझे आपने देर से बताया। तो अगर आप सही वजह बता देंगे, रीज़न बता देंगे, तो वो कोई माइंड नहीं करेंगे, अगर वाक़ई आपके दोस्त हैं। और आप अगर कोई माइंड करता है वो भी या किसी मौके पे, तो आप एक तो देखना हमारे यहाँ लोगों ने इतने रस्म रिवाज बना लिए हैं। अब क्या जरूरत है, अच्छा जी मेहंदी भी होगी या फला भी होगा, ये 100 रस्में, आप बंदा हर एक में जाने लग जाए तो क्या होगा। इसी तरह खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए। अब मैं एक जगह फौतगी होगी, मैं वहाँ चला गया अफसोस करने, तो वो कहने लगे नहीं जी अब आप अफसोस करने तो आ गए हैं, अब आपको जनाजे में भी शामिल होना है, और उसके बाद दोबारा अफसोस करने के लिए आना है। तो ये लोगों की रस्में हैं। तो हम ये कहते हैं कि भैया ऐसे अजीबो-गरीब रस्में ना बनाएँ कि जिसमें लोग बेचारे मुसीबत में और मुश्किलात में मुब्तला हो जाएँ। तो उसमें ये है कि ज़िंदगी को आसान बनाएँ, और ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका यही है कि दूसरों पर इन्सार करना भी कम सीखें और कम करें, और खुद भी जो है कोशिश करें कि अपने ऊपर दूसरों को इन्हिसार ना करवाएँ। इसको कहते हैं खुद इन्हिसारी जो है, और खुद इन्हिसारी पे आप डिपेंड करें। और या खुद एहसासी का भी एक लफ्ज़ आ गया है, और जैसे एक हमदर्दी होता है ना, तो इसी तरह से एम्पैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। ठीक है, एम्पैथी ये है, उसको खुद एहसासी कहते हैं कि दूसरों की कैप पहन के या दूसरों के शूज़ में जाके सोचना कि मैं उसकी जगह हूँ, तो मैं क्या सोचूँगा या मैं क्या सोचूँगी। तो वो खुद एहसासी का मतलब ये है। आपने खुद सासी की एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप, एम्पैथी जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी हुँ। एक प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या बताते हैं? जी, ये असल में एक तो होता है वर्ड है सिम्पैथी, और वो है दूसरों से हमदर्दी करना, ठीक है। एम्पैथी ये है कि दूसरों की सोच जो है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, या दूसरों की सोच के साथ मुताबिकत पैदा करना। तो वो सिंपैथी से ये थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। तो इसमें ये होता है कि दूसरों की कैप पहन के, दूसरों के शूज़ पहन के जो आप सोच रहे हैं, उसमें दूसरों का एहसास करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि उस एहसास करने में आप अपने आप को भूल जाएँ, अपने आप को फ़रामोश कर दें। तो हमारा पैगाम यही है कि हाँ, और इस पूरी डिस्कशन का नतीजा यही है कि हम जो है अपने आप को फ़रामोश ना करें। सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है, उसको अहमियत दें, उसके बाद दूसरों को भी अहमियत दें, जहाँ जितना-जितना जिसका हक बनता है। और ये ना सोचें कि रिश्ते अगर कोई और निभाता है, नहीं निभाता है, मैंने तो निभाना है। तो अगर कोई और नहीं निभा रहा, तो फिर आप ही तो इसको दूसरों में एहसास पैदा करें कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हों, वो भी अपना हाथ पाँव हिलाएँ, वो भी कोई एफ़र्ट करें, कोई काम करें। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ हमदर्दी करनी है ना, तो उसको किसी को मछली देने की बजाय उसको मछली पकड़ना सिखा दें। आप उसको मछली देंगे तो वो एक दिन के लिए दे देंगे, लेकिन मछली पकड़ना सिखा दें कि तो उसकी ज़िंदगी का सारा मसला हल हो जाएगा। तो ये है इसकी एक मिसाल। सर, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है? इनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो इसमें ये दोनों सेल्फ डिपेंड, जो हमारा आज का टॉपिक है, इंडिपेंडेंसी पे कितना जो है इफेक्ट करते हैं दोनों। मतलब क्या परसेंटेज हमारे अंदर होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कि हम लोग इन दोनों चीजों को मेंटेन रख के इन चीजों से अवॉइड कर लें। बिल्कुल, असूल ये है कि वो जो हमदर्दी कर रहा है ना, जो सिंपैथी कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगा, तो फिर कोड डिपेंडेंसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो हम कहते हैं सिंपैथी अपनी जगह पे है, वो भी एक अच्छा असूल है, फॉलो करना चाहिए, लेकिन एम्पैथी उससे ज़्यादा बेहतर है। एम्पैथी ये है कि आप उसके शूज़ में जाके उसके कैप पहन के भी सोचें, और अपनी भी सोच को मुताबिकत में पैदा करें, और उसमें देखें कि असल करने का काम क्या है और इसका नतीजा क्या निकलता है, यानी उसका सिंथेसिस क्या है। उसका सारी बात का और सारे जो रिलेशनशिप का और सारी ट्रांजैक्शन का जो सिंथेसिस है, तो वो एम्पैथी वो लेके आती है।
बिल्कुल ऐसी बात है। तो हम ये सर, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी कि जैसे मैंने सेशन के शुरू में बोला सेल्फ एस्टीम, जी, सर ये डिपेंडेंसी के फैक्टर में सेल्फ एस्टीम का कितना रोल होता है? सारा रोल ही सेल्फ स्टीम का है। सेल्फ स्टीम का ये है कि आप अपनी खुददारी कितनी है, आप खुद अपने आप की अहमियत अपनी नज़रों में आपकी कितनी है। अगर आप समझते हैं नहीं मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है, मैं तो बस खिदमतगार हूँ, मैंने तो बस सबकी खिदमत करनी है, मुझे मेरा हक मिले ना मिले मैंने दूसरों का हक अदा करना है, मैं किसी को इनकार नहीं कर सकता या कर सकती। और ये कि भाई अगर दूसरे में मेरे साथ चले ना चले मैंने तो चलना ही है। तो ये है फ़र्क कि आप जो है अगर सेल्फ स्टीम नहीं होगी, खुददारी नहीं होगी, अपना अपने आप का एहसास नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है वो कोडिपेंड उसका नतीजा निकलेगा कोडिपेंडेंसी, दूसरों पर इंतज़ार। इसलिए कहते हैं तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी। सहारा ले रहा हो, बेजा सहारा लेना वो भी गलत है और बेजा सहारा देना वो भी गलत है। बस ये दोनों में एक हमें तवाज़ुन कायम करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे भी हम फिर ये बात कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा हक मारा गया या हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, मतलब वी आर नथिंग, तो वो लोग डिपेंडेंसी के फैक्टर पे बहुत ज्यादा मुनसिर होते हैं और सेल्फ स्टीम जो है उन्होंने अपनी बिल्कुल गिरा दी होती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी चीज ना दुनिया की अट्रैक्ट करती है, ना उन्हें दुनिया से कुछ चाहिए, ना उन्हें यहाँ तक कि उन्हें अपना हक भी नहीं चाहिए। हम इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं इस चीज के अंदर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उनकी यही सोच होती है और इस सोच में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इस सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना हक माँगना, अपने हक पे डट जाना ये ज़रूरी है, आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। जिस तरह आप दूसरों के हकूक़ के लिए फ़ाइट करते हैं, सबसे पहले अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट करना चाहिए और ये हकूक़ की जंग है। और मैं तो ये कहता हूँ इसको जंग नहीं बनाना चाहिए, ये तो ये है कि अब बेहतर ताल्लुकात हों, एक दूसरे से स्मूथली चलें तो उसका नतीजा अच्छा निकलता है। और अगर एक दूसरे ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते या तो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे सर या इन उससे सब चीजों को मेंटेन किस तरह कर सकते हैं हम? लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन है कि इन सब चीजों का बैलेंस हम किस तरह कर सकते हैं? उन लोगों के सेल्फ एस्टीम को ज्यादा तो नहीं, नॉर्मल किस तरह कर सकते हैं, नॉर्मल की तरफ ला किस तरह सकते हैं? तो ये सब कुछ किस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं इन सब चीजों पर? हाँ, इसके ये 3 तरीके हैं, मैं आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि जो आपने पॉइंट आउट किया कि सेल्फ एस्टीम और बंदे का अपना एहसास कि मैं भी अपना वजूद रखता हूँ, मेरे भी कुछ हकूक़ हैं और मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं और उसका ख़्याल रखना। दूसरा ये है कि हाउ टू से नो, कि अगर जहाँ कहीं नो कहने की ज़रूरत है वहाँ नो कैसे कहें। हम यही डरते रहते हैं कि नो कहने से नाराज़गी हो जाएगी, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, अगला मुझे छोड़ ना दे। तो ये तो हाउ टू से नो ये भी आप तरीके से कह सकते हैं ना। इसके भी आजकल बड़े आप नेट पे चले जाएं, आप बुक्स पढ़ लें, इसकी ट्रेनिंग्स हैं, असर्टिवनेस की ट्रेनिंग होती है। असर्टिवनेस के ट्रेनिंग जब होती है ना उसमें सवाल पूछते हैं कि फर्ज करें आपने एक बॉल खरीदनी है, बॉल की कीमत है 150 रुपीज़, वन तो आपके पास है 140 रुपीज़। तो आप बॉल लेने गए हैं तो फिर आपके पास तो 10 रुपये कम है, फिर आप क्या करेंगे? आप वापस आ जाएंगे क्या? अगर वो कहता है मैं वापस आ जाऊंगा तो इसका मतलब है वो पैसिव है, ठीक है, वो को डिपेंडेंट में आता है। अगर वो कहता है कि जी मैं निगोशिएट कर लूंगा, खाली 10 रुपए का फर्क है ना, तो वो दुकानदार छोड़ देगा, ठीक है। तो ये असर्टिवनेस है, ये असर्टिव इसको असर्टिवनेस भी कहते हैं और दूसरे लफ्जों में हाउ टू से नो वो भी इसी में आता है। तो असर्टिवनेस हम कहते हैं आप बने ना ज़्यादा अथॉरिटेटिव बने कि हर जगह अपना रोब जमाएं, ना पैसिव बने कि मोम की नाक बन जाए, जैसे कि मोड़ ऐसी तरह मुड़ जाए, ये भी ठीक नहीं है। उसका दरमियानी रास्ता अख्तियार करें जिसे कहते हैं असर्टिवनेस। असर्टिवनेस ये है कि अपने आप को मनवाना, अपनी बात कहना, अपने हकूक़ की बात करना। और तीसरा तरीका जो है ये जो है कोडिपेंडेंसी से निकलने का, इस बीमारी से निजात हासिल करने का, ये है कि ये ना सोचे कि मैंने अकेले ही रिश्ते को निभाना है, बल्कि ये सोचे कि नहीं दूसरे का भी हक बनता है और हाँ ये कोई भी रिश्ता दोनों के ताउन के बगैर नहीं चल सकता। लिहाजा मैंने भी इस रिश्ते को निभाना है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रिश्ते को निभाए, दोनों मिलजुल के ज़िंदगी की गाड़ी को चलाएं। तो ये 3 तरीके हैं इन्हें अगर आप अख्तियार करेंगे
तो फिर आप कोडिपेंडेंसी से निकल आएंगे और आप फिर खुद इन्हिसारी की मंजिल तक बआसानी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैं आपके हर पॉइंट से एग्री करती हूँ, और ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारी सोसाइटी की बेसिक नीड है, और इसको डिस्कस करना भी एक बहुत बड़ी बात थी कि ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो कह लें इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई काम नहीं करता, कोई इस पे बात नहीं करता। आज ये आपकी कह लें कि बहुत थैंकफुल हैं कि आपने ये टॉपिक चूज किया और इसको डिस्कस करना समझा, और हमारे ऑडियंस को बताया कि ये जो फैक्टर्स हैं हमारी जिंदगी में कितने इफेक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से हम कितना कुछ खो देते हैं, और अगर हम इन चीज़ों पे कॉप अप कर लें, कोऑपरेट कर लें, तो हम लोग बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई भी हम लोग बस ये फिर कह देते हैं कि हमारा आखिरी स्टेप जो और पहला और आखिरी बात जो होती है ना, वो यही होती है कि जी हमने कुछ नहीं लेना, या हमें कुछ नहीं चाहिए, या मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कुछ मिल सके। हम लोग उन वजूहात की तरफ गौर नहीं करते कि किन वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना हमारे इर्द गिर्द वाले लोग करते हैं, वो भी आप एक दफा खुद को बुरा करें, वो आपको 10 दफा बुरा कहेंगे। ये हमारी सोसाइटी का एक रूल है। इसलिए अपने अंदर वो चीजें पैदा करेंगे, कोई आपको कुछ ना कहे, कि जब आप भी किसी के सामने खड़े हो तो उसकी कम से कम बराबरी कर सकें, इतना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपकी सेल्फ स्टीम लेवल इतना ज्यादा हो, और हर चीज जो है ना वो आपके अंदर कि आप किसी को भी किसी भी सिचुएशन में फेस कर लें। अगर रिश्ते निभाने की बात करने की है, तो वहां पे भी मैं ये एग्री करती हूँ कि जो रिश्ते निभाने हैं वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके साथ जुड़ा जो हर फर्द है उसकी भी जिम्मेदारी है। आप दें अपना 100% दें, लेकिन इतना भी मत दें कि आपने बिल्कुल खुद को ही डाउन कर लिया। हर चीज को बैलेंस में लेके चलें तो लाइफ एक बहुत अच्छी चलेगी। सर थैंक यू सो मच। इन द एंड अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें हमारे ऑडियंस को। हाँ, इसमें यह है कि अभी ऑडियंस के क्वेश्चंस मेरे सामने नहीं आए, लेकिन अभी भी जो लोग देख रहे हैं वो बेशक अपने क्वेश्चंस इसमें दे सकते हैं। मैं रिप्लाई कर दूंगा, बाद में भी रिप्लाई कर दूंगा, वो आप नीचे कमेंट्स में दे दें। और बस मेरा मैसेज यही है कि आप जो है ना किसी पे बेजा इन्हिसार करें और ना ही किसी बेजा इन्हिसार करवाएं। एक दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, रिश्तों को ज़रूर निभाएं, और वही जो आपने बात बताई कि आप अपना मुकम्मल तावन करें, लोगों से तावन भी हासिल करें, लेकिन अपने आप को फरामोश ना करें। सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है, अगर आप ठीक होंगे तो आपके साथ जुड़े हुए सब लोग ठीक रहेंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया। सेम इसी तरह मैं भी इन द एंड अपने ऑडियंस को यही कहूंगी कि हर चीज को अहमियत दें अपनी जिंदगी में, लेकिन सबसे पहले खुद को अहमियत दें, क्योंकि अगर आपके साथ आपके लिए अहम है तो फिर आपको भी दूसरे लोग अहम समझेंगे। अगर आप खुद को भी बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं और डीवैल्यू करते हैं और दूसरों के सामने और ये सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, ये ज्यादा अच्छा कर सकता है, ये मेरे पे नहीं डिपेंड कर सकता, वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप एक दफा हिम्मत करें, कदम बढ़ाएं, अल्लाह ताला आपका साथ खुद ही देगा, रास्ते खुद बनते जाते हैं। हर चीज डिपेंड करती है नीयत पे, ठीक है। और जैसे एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि हमारे इस्लाम में भी इस चीज में ये तो देखें, जब हम लोग स्कूल गोइंग होते हैं ना, तब भी हम लोग इस्लामियत के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं मयाना रवि, कि मयाना रवि के साथ जब हम चलते हैं, उन चीजों का इख्तियार करते हैं, तो कोई भी चीज जो है ना आपकी जिंदगी में इम्बैलेंस नहीं होती। हर चीज बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होती है और सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक स्मूथ पाथ से चल रही होती हैं। तो जरा प्लीज कुछ भी करें, फोकस करें अपनी जिंदगी पे। किसी को पॉइंट आउट करने से पहले या सोचें कि आप में क्या मिस्टेक्स हैं, किसी पर डिपेंड करने से पहले 10 दफा सोचें क्या ये आप नहीं कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते। खुद से पूछें, खुद से सवाल करें, और इंशाल्लाह आपको जवाब भी खुद से ही मिल जाएगा कि जी आप कर सकते हैं। थोड़ा सोचें उस पॉइंट की तरफ, देन यू कैन डू इट एवरीथिंग। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो इन द एंड मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वो बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और हमने बहुत कुछ लर्न किया है। और जज़ाकल्लाह, मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमें इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर से ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू इकरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। जी, मैं अपने ऑडियंस को लास्ट में कहती चलूँ, जैसे हमारे डॉक्टर महमूद ने कहा कि अगर क्योंकि थोड़ा सा नमाज का भी टाइम हो रहा है, इसलिए जो लोग हमें नहीं देख सके और जो लोग
چلے گئے ہیں. ہمیں دیکھتے دیکھتے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی کوشچن ہو, کوئی کیوری ہو, تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں. ہم جیسے ہی آپ کا سوال پڑھیں گے آپ کو جواب دے دیں گے, جواب آپ کو مل جائے گا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ہم کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. اللہ حافظ ٹو ایوری ون. اللہ حافظ سر. تھینک یو.